हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। चलिए, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लास 12 का डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था। जो चैप्टर 1 क्या था? रिलेशन। पहला चैप्टर रिलेशन है, उसको स्टार्ट किए थे। और रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था उसको क्लियर किया था। और वही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट में कुछ और कंसेप्ट है जिसको हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग रिलेशन के बारे में समझेंगे। तो देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उस कंसेप्ट क्या है। आज के इस वीडियो में हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्तीय गुणन के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के आने वाले अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पहला टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं आज की क्लास में? तो पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स डॉक्टर केसी सिन्हा बुक से चैप्टर जो रिलेशन है पहला, उसको कवर कर रहे हैं। और उसको रिलेशन को समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स चाहिए उन पॉइंटों को पहले हम लोग कवर कर रहे हैं। तो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। तो देखते हैं कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या कहता है। तो देखेंगे, कहते हैं कि किसी दो समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणन इसी क्रम में उन सभी क्रमित युग्मों ए बी का समुच्चय है जहां ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए तथा बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो देखते हैं। कह रहा है ना, किसी दो समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणन। ए और बी ये जो क्रमित युग्म है, ये जो लिखा गया ना इसको पढ़ते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या है तो पहले उधर देखेंगे, पहले देख लेते हैं इसको। ए और बी क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जो इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में क्या किया जाता है, लिया जाता है। जहां पे ये जो छोटा ये होता है वो सेट ए का एलिमेंट होता है और जो बी होता है वो सेट बी का एलिमेंट होता है। स्मॉल बी जो होता है वो सेट बी का एलिमेंट होता है। तो ये बोला गया है कि स्मॉल ए सेट ए का एलिमेंट होगा और स्मॉल बी सेट बी का एलिमेंट होगा। अब क्रमित युग्म आया तो देखते हैं कि क्रमित युग्म क्या है। तो चलिए, क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है तो थोड़ा समझते हैं। कहता है कि क्रमित युग्म दो अवयवों के ऐसे जोड़े होते हैं जिनका क्रम ऑर्डर निश्चित होता है। इसके नाम में ही छुपा है ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। मतलब इसमें ऑर्डर मैटर करेगा, इसमें क्रम मैटर करेगा। मतलब पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा, ये मैटर करेगा। ठीक है, तो वही कहता है कि क्रमित युग्म दो अवयवों के, इसमें अच्छा युग्म मतलब जोड़ा होता है ना, तो क्रमित युग्म दो अवयवों के ऐसे जोड़े होते हैं जिनका क्रम ऑर्डर क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, नोट देखेंगे, नोट नंबर 1 क्या कहता है कि क्रमित युग्म तो कैसे दिखाते हैं, तो इस तरीके से दिखाएंगे। मान लीजिए कि ए बी है तो इसे क्रमित युग्म बनाना, तो ए बी इस तरीके से लिखेंगे। इसका पहला क्या होगा, ए, और दूसरा क्या होगा, बी। अब देखेंगे तो कहता है कि क्रमित युग्म ए बी और बी ए, दो क्रमित युग्म है, एक है ए बी और एक है बी ए, भिन्न भिन्न है। मतलब दोनों क्या है, अलग है। ये दोनों एक जैसा नहीं है। आपको पता लगेगा कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये दोनों एलिमेंट तो दोनों में सेम है। इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें ए, इसमें बी है, इसमें ए है। तो इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी ए है, इसमें भी है, लेकिन दोनों का ऑर्डर अलग अलग है। इसलिए दोनों क्रमित युग्म क्या होंगे, अलग अलग होंगे, एक नहीं होंगे। तो ये कहते हैं कि क्रमित युग्म ए बी और बी ए भिन्न भिन्न है। ए को ए बी का क्रम, ए जो है इसमें जो ए है ना क्रमित युग्म ए बी में, तो ए को ए बी का प्रथम निर्देशांक, मतलब ए को क्या कहेंगे, प्रथम निर्देशांक बोल लीजिए, या प्रथम घटक या प्रथम प्रविष्टि कहते हैं। तथा बी को ए बी का द्वितीय निर्देशांक या द्वितीय प्रविष्टि या द्वितीय घटक कहते हैं। कहने का क्या मीनिंग है, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ 2 3, तो इसे ये जो होगा इसको क्या कहेंगे, प्रथम निर्देशांक कह लीजिए, या प्रथम घटक कह लीजिए, या फिर प्रथम प्रविष्टि कह लीजिए। और ये जो 3 होगा ये क्या होगा, इसको द्वितीय निर्देशांक या द्वितीय प्रविष्टि या द्वितीय घटक बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर क्या बोला गया है कि ए बी और बी ए भिन्न भिन्न होता है। मतलब 2 3 जो है
ये 3 2 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। मतलब 2 3 3 2 के इक्वल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसका प्रथम घटक क्या है 2 है और इसका प्रथम घटक क्या है 3 है। तो इसका द्वितीय घटक क्या है 3 है, इसका द्वितीय घटक क्या है 2 है। तो ऑर्डर बदल गया ना, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। अब देखेंगे, कहता है कि क्रमित युग्म ए बी और सी डी बराबर कहे जाते हैं यदि और केवल यदि। अब दो क्रमित युग्म बराबर कब कहा जाएगा? जैसे दो, एक क्रमित युग्म हो गया ए बी और दूसरा हो गया सी डी, तो ये दोनों बराबर कब होंगे? जब क्या हो, ए सी के बराबर हो, मतलब इसका पहला इसके पहले के साथ, इसका पहला इसके पहले के बराबर हो और इसका दूसरा इसके दूसरे के बराबर। तो ये कहते हैं यदि और केवल यदि ए बराबर सी हो और बी बराबर डी हो, मतलब इसका पहला इसके पहले के बराबर हो और इसका दूसरा इसके दूसरे के बराबर हो, तब जाके हम क्या करेंगे कि क्या है, दोनों क्रमित युग्म बराबर, ठीक है। तो यही होता है क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म क्या है? क्रमित युग्म में क्रम इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, उसमें क्रम का इंपॉर्टेंट होता है। क्रम जो होता है, ऑर्डर जो होता है क्रमित युग्म में, ऑर्डर पेयर में, वो ऑर्डर मायने करता है, ठीक है। अगर ऑर्डर बदल जाएगा तो क्रमित युग्म भी क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो ये देखते हैं, अब आते हैं फिर देखते हैं तो क्या कहता है, फिर से समझेंगे थोड़ा सा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था? तो किसी दो समुच्चय, कोई दो समुच्चय लेते हैं ए और बी, तो उनके ए और बी का कार्तीय गुणन जो होता है वो क्या होता है? तो क्रमित युग्मों ए बी का समुच्चय होता है। मतलब कोई दो सेट ए और बी लेते हैं तो उनके क्रमित युग्म ए बी का समुच्चय जो होता है वो क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। नहीं समझोगे तो फिर देखते हैं। ए और बी के कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो अगर ए दो सेट है ए और बी और उसके कार्तीय गुणन को सूचित करें तो किसे सूचित करेंगे? ए क्रॉस बी द्वारा। अब देखिएगा यहाँ से इसका मैथमेटिकली डिफिनेशन निकलेगा। ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या है? तो ए क्रॉस बी जो होगा इक्वल टू एक सेट होगा, तो ए क्रॉस बी क्या मिलेगा? एक सेट मिलेगा, ठीक है। तो ए क्रॉस बी एक सेट होता है जो क्या होता है? क्रमित युग्म। किसका सेट होता है? क्रमित युग्मों का। ए क्रॉस बी क्या होता है? क्रमित युग्मों का एक सेट होता है जिसमें क्रमित युग्म ए बी का, क्रमित युग्म ए बी का सेट होता है जिसमें ए जो होता है सेट ए का एलिमेंट होता है और बी जो होता है वो सेट बी का एलिमेंट होता है, ठीक है। नोट को देखेंगे। नोट कहता है कि ए क्रॉस बी, इसको पढ़ते हैं ए क्रॉस बी या ए प्रोडक्ट बी। ए क्रॉस बी पढ़ेंगे। ए क्रॉस बी लिखने के लिए समुच्चय ए के सभी अवयवों को बारी बारी से लेकर समुच्चय बी के सभी अवयवों के साथ क्रमित युग्म बनाकर मझोले कोष्ठक के अंदर कॉमा देकर लिखते हैं। तो ये था क्या था, इसका थोड़ा सा डिफिनेशन था। तो अब हम देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, ए क्रॉस बी का मीनिंग कैसे? चलिए हम मान लेते हैं कि ए एक सेट है जिसके अंदर में एलिमेंट है 1 2 3 है, ठीक है। और दूसरा एक सेट है बी जिसके अंदर का एलिमेंट है 4 और 5। तो यदि हमें कह दिया जाए कि बताइए कि ए क्रॉस बी निकालिए, मतलब ए क्रॉस बी क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। ए क्रॉस बी कैसे लिखेंगे? तो ए के अंदर जो भी अवयव है ए क्रॉस बी, ए के अंदर 1 2 3 है ना, तो ए के अंदर जो भी अवयव है उसको बारी बारी से क्या करेंगे? बी के एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले लिखते हैं इसका एक, मझोले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे 1, अब इसका क्या ले 4, फिर इसका तो 1 ही रहेगा और इसका क्या हो जाएगा 5। अब आते हैं, अब इसका तो एक सबसे बना लिया। अब किसको करते हैं? अब 2 को बनवाते हैं, 2 से बनाते हैं। तो इसका 2 और इसका क्या आएगा 4, इसका 2 और इसका क्या ले 5। अब 2 भी बना लिया बी के सभी एलिमेंट के साथ। अब 3 को लिखते हैं, इसका 3 और इसका 4, फिर इसका 3 और इसका 5। तब क्या किए? ए के प्रत्येक अवयवों को बारी बारी से बी के सभी अवयवों के साथ क्रमित युग्म बना दिए। तो ये जो क्रमित युग्म ये सब बना, इसका जो ये सेट हुआ, ये जो यहाँ पे सेट बना इसका, यही सेट क्या कहलाएगा? ए क्रॉस बी कहलाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि बी क्रॉस ए क्या होगा, तो बी क्रॉस ए करने का मतलब पहले बी 4 5 है, फिर क्रॉस 1 2 3। तब यहाँ पे देखेंगे अब क्या करेंगे, अब पहला जो एलिमेंट होगा वो किसका होगा? बी का। यहाँ पे क्या 4 है
तब लिखेंगे 4। और फिर इसका ए का क्या है 1, तो 4 1 हो गया। फिर इसका 4 और इसका क्या होगा 2, फिर इसका 4 और इसका क्या होगा 3। अब फिर क्या होगा, अब इसका 5 अब इसके तीनों के साथ बनाएगा। चलिए करिए, इसका 5 इसका 1, फिर इसका 5 इसका 2, और फिर कितना हो जाएगा इसका 5 और इसका 3, और इसका जो सेट है यही क्या हो जाएगा बी क्रॉस ए। तो यही था कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको फिर देखते हैं और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। चलिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम और एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लिया जाए कि ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5, और बी एक दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 7 और 9, ठीक है। तो यदि आपसे बोला जाए कि क्या निकालिए ए क्रॉस बी निकालिए, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो फिर देखेंगे, फिर से समझेंगे। पहले ए है तो पहले ए सेट को लिखते हैं 3 4 5, फिर क्या है बी है तो बी है ना, बी सेट को लिखते हैं, तो लिख लिए। अब इसका क्या करना है, क्रॉस करवाना है, क्रॉस प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका पहला एलिमेंट इसके बाकी तीनों के साथ क्या बनाएगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो बनाइए, तो 3 7, फिर उसके बाद 3 किससे 9 से, तो 3 9। अब ये क्या क्या दोनों से बना लिया। अब इसका दूसरा एलिमेंट इसके दोनों से ऑर्डर पेयर बनाएगा 4 7, फिर हो जाएगा 4 9। अब फिर इसका तीसरा एलिमेंट, इसका मतलब जो लास्ट वाला एलिमेंट है 5, ये क्या करेगा, इसके दोनों से ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो बनाइए 5 7 और 5 9, ये आ गया। ई जो ऑर्डर्ड पेयर बना, इस ऑर्डर्ड पेयर का जो ये सेट हुआ, ये सेट ही क्या कहलाएगा, ए क्रॉस बी कहलाएगा। यही क्या हो गया, ए क्रॉस, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि बी क्रॉस ए क्या आएगा, तो थोड़ा सा बी क्रॉस ए निकालते हैं। तो बी क्रॉस है मतलब पहले बी सेट लिखेंगे, बी क्या है 7 9, और फिर क्या है 8, ए क्या है 3 4 5, यही है। तो अब क्या करें, अब क्रॉस करवाते तो क्या करेंगे, इसका पहला एलिमेंट जो 7 है, इसके तीनों एलिमेंट से क्या करेगा, ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो बनाइए 7 3, उसके बाद 7 4, फिर किससे 7 5 से, ये तीनों से बना लिया। अब क्या आता है, इसका दूसरा एलिमेंट इसके सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो बनाइए 9 3 9 4, और क्या हो गया 9 4। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर आया, इस ऑर्डर्ड पेयर के सेट, इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट आया, इस सेट को ही हम क्या कहेंगे, बी क्रॉस ए। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा। तो इसमें जो जैसे इस ऑर्डर पेयर को ले 7 3, तो ये जो 7 है पहला, 21 से होगा, ये सेट बी का एलिमेंट रहा होगा, बी क्रॉस ए ना निकाले हैं। तो इसका प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का पहला अवयव, पहला प्रविष्टि जो होगा वो सेट पहले सेट का होगा। तो इसमें क्या है, बी ना है, तो बी का होगा। और ये जो दूसरा होगा ये किसका होगा, दूसरे सेट का होगा, तो ए का, ठीक है। जैसे इसकी बात किया जाए 3 4, बी क्रॉस ए में 3 4 है ना, तो 3 किसका एलिमेंट रहा होगा, तो पहला सेट क्या है, बी क्रॉस ए में बी ना है, तो बी। और 4 किसका एलिमेंट रहा होगा, तो दूसरा सेट क्या था, ए, तो ए का, ठीक है। तो यहां से अगर पूछा जाए कि बी क्रॉस ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ, तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो कितना हुआ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, बी क्रॉस ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 6 है। अच्छा, ए क्रॉस बी में भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। अब थोड़ा सा हम तुलना करते देखते हैं कि क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर है। तो देखिए ए क्रॉस बी में 3 7 था, इसमें 7 3, इसमें 3 9 है, इसमें मतलब एलिमेंट 9 3 है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एलिमेंट जो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट है वो बी क्रॉस ए में एलिमेंट तो नहीं है। तो यहाँ से हम क्या देखने को मिल रहा है कि ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के बराबर।
तो यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है कि जब भी हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो A क्रॉस B और B क्रॉस A ये आपस में बराबर नहीं होगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। A क्रॉस B में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया? और B क्रॉस A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस A कितना है? 1 2 3 4 5 6 इसमें भी कितना? 6। तो A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर इक्वल टू तो नहीं होता है, लेकिन नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू का नंबर ऑफ B क्रॉस A होता है। मतलब नंबर तो बराबर होता है परंतु उसका प्रोडक्ट बराबर नहीं होता है। मतलब A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं है, परंतु नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू का नंबर ऑफ B क्रॉस A। मतलब A क्रॉस B की कार्डिनलिटी और B क्रॉस A की कार्डिनलिटी आपस में क्या होती है? बराबर। अब थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो A क्रॉस B के अंदर में 6 एलिमेंट आया है या B क्रॉस A के अंदर में जो 6 एलिमेंट है कैसे आया है। तो अगर हम बात करें कार्डिनलिटी ऑफ A, Na की बात करें तो Na क्या दिखाता है? कार्डिनलिटी ऑफ A। इसका मतलब होता है कि A के अंदर में कितना एलिमेंट है। A के अंदर में कितना एलिमेंट है? 1 2 3। तो कार्डिनलिटी ऑफ A कितना आ गया? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A, सेट A में कितना एलिमेंट है? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, इन B की बात करें तो इसमें कितना? 1 2 आ गया। तो अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B तो क्या कर सकते हैं? देखिएगा, तो उसको हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A गुना नंबर ऑफ एलिमेंट इन। और देखेंगे हम इसमें 6 आया था ना, तो करके देखिए तो A में एलिमेंट कितना है? 3 और B में एलिमेंट कितना है? 2। तो 3 गुने 2 कितना आएगा? 6 ना आएगा? 6 ही तो आया था ना, 6 ही ना है। A क्रॉस B में 1 2 3 4 5। तो यहां से एक फॉर्मूला निकलता है कि यदि A सेट में P एलिमेंट है, सेट A में नंबर ऑफ, यदि क्या हो, यहाँ पे एक फॉर्मूला निकलेगा, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A सेट A इक्वल टू P है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इक्वल टू Q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B जो होगा वो क्या होगा? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A गुने नंबर ऑफ एलिमेंट इन, यही क्या निकलता है? यहाँ से फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, ये क्या हो गया? एक फॉर्मूला हो गया। तो जैसे आपसे क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए, इसको देखते हैं पहले, इसमें फिर समझ लेते हैं। यदि पूछ दिया जाए कि यदि A की कार्डिनलिटी दिया गया है 5 और B की कार्डिनलिटी दिया गया है 3, तो आपसे यदि पूछा जाए कि A क्रॉस B की कार्डिनलिटी कितना होगा, मतलब यदि A के अंदर 5 एलिमेंट है और B के अंदर, क्वेश्चन हो गया, A के अंदर 5 एलिमेंट है, B के अंदर 3 एलिमेंट है, तो A क्रॉस B जब हम निकालेंगे तो इसके अंदर कितना एलिमेंट होगा? तो कुछ नहीं, फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ A, मतलब A के अंदर एलिमेंट गुने B के अंदर एलिमेंट। A के अंदर कितना था? 5 गुने का 3 मतलब 15। मतलब A क्रॉस B के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 15। अगर वही चीज अगर पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस A, तो इसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे? पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन B गुने नंबर ऑफ एलिमेंट इन A। B में कितना था? 3 था और A में कितना एलिमेंट है? 5, तो 15 ही आएगा। मतलब यदि हमें जिस सेट का क्रॉस करवाना है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए हो और पूछे कि उसके क्रॉस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो उन दोनों सेटों में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उनको आपस में क्या करेंगे? गुना कर देंगे। ठीक है, तो यही आ गया रिजल्ट बना। यहाँ से एक ये फॉर्मूला के रूप में यूज करेंगे हम लोग, और ये ऑब्जेक्टिव में इसको क्या किया जाता है? पूछ लिया जाता है। ये तो 11th का टॉपिक, लेकिन कल किसी ईयर में ऑब्जेक्टिव में 12th क्लास में भी क्या किया जाता है? इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में। तो चलिए, तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं यहाँ से। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या, दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का तीर आरेख से निरूपण। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन जो है उसको
तीर के द्वारा कैसे दिखाएंगे? तो पहले हम कर लेते हैं ए क्रॉस बी निकालते हैं। अच्छा, एक सेट क्या है 1 2 3 और बी सेट क्या है ए बी। तो अब तो करना सीख गए होंगे। इसका 1 इसके दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा तो 1 ए और क्या हो जाएगा 1 बी। फिर इसका 2 इसके दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा तो 2 ए और फिर क्या हो जाएगा 2 बी। फिर इसका 3 जो है इसके दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा तो 3 ए और फिर क्या हो जाएगा 3। तो यही हो गया। और इसका जो सेट है ये क्या आ गया ए क्रॉस बी। अब इसको कह रहा है कि किससे दिखाना है तीर आरेख से। तो क्या करेंगे इस तरीके से पहले एक सेट लेते हैं। ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसको इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 लिखिए। और दूसरा हम लेते हैं बी बी सेट जो है उसके अंदर का जो एलिमेंट है उसके। अब यहाँ पे जो आया ए क्रॉस बी अब उसको क्या करेंगे तीर के द्वारा मिलाएंगे। ठीक है, चलिए एक किससे है ए से, एक का ऑर्डर पेयर ए के साथ तो ए को ए से मिलाइए। फिर एक का किसके साथ बी के साथ, फिर एक को बी के साथ मिलाइए। फिर 2 का किसके साथ है एक का ए के साथ, 2 को ए के साथ मिलाइए, 2 का ए के साथ। फिर 2 का किसके साथ है बी के साथ, हो गया। फिर 3 का किसके साथ है ए के साथ, 3 को करिए ए के साथ। फिर 3 का किसके साथ है बी के साथ, 3 का। तो यही क्या हो गया इसका कार्तीय गुणन का तीर आरेख द्वारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, तो आई थिंक ये यहाँ तक समझ में आया होगा। तो फिर हम लोग देखते हैं और जो कंसेप्ट है उसको कवर करते हैं। तो क्या किया गया है, समुच्चय के कार्तीय गुणन का तीर आरेख के द्वारा जब निरूपित करते हैं तो उसमें क्या करते हैं सेट ए के प्रत्येक अवयव को इस तरीके से लिखते हैं, सेट बी के प्रत्येक अवयव को ऐसे लिखते हैं और सेट ए के प्रत्येक अवयव को सेट बी के सभी अवयवों के साथ मिला देते हैं तीर साइन के द्वारा। और सेट मतलब ए का जो भी अवयव होगा प्रत्येक अवयव उसको सेट बी के सभी अवयवों के साथ बारी बारी से क्या करते हैं तीर साइन के द्वारा मिलाते हैं लाइन के द्वारा। तो यही क्या हो जाता है दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का तीर आरेख द्वारा रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग का चैप्टर का जो नाम है जो संबंध रिलेशन, अब हम लोग देखेंगे रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में कि संबंध है। चलिए, तो अब हम लोग संबंध के बारे में बात करते हैं। संबंध जो चैप्टर का नाम है रिलेशन, तो उसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में हम लोग जो सेट से रिलेटेड डिफिनेशन उसको देखेंगे अगले क्लास में। तो संबंध रिलेशंस का जो सेट से संबंधित जो समुच्चय से संबंधित परिभाषा है डिफिनेशन है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक जो नॉर्मल साधारण बोलचाल की भाषा में जो सेट का जो साधारण बोलचाल की भाषा में डेली यूज में जो संबंध का मतलब निकाला जाता है उसको देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है रेखा ए बी रेखा सी डी के समानांतर। ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम देख रहे हैं कि ए बी और सी डी रेखा ए बी और सी डी जो है इसके बीच में क्या संबंध है, तो कैसा संबंध है समानांतर का। ये जो शब्द है समानांतर ये क्या दिखा रहा है ए बी और सी डी के बीच में संबंध दिखा रहा है। वैसे ही दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो रेखा ए बी रेखा सी डी पर लंब है, तो इसमें भी क्या है कि रेखा ए बी और रेखा सी डी के बीच संबंध कैसा है, तो लंब का है, दोनों क्या है दूसरे पर लंब है। तो यहाँ पे जो ये है पर्स लंब ये क्या दिखा रहा है ए बी और सी डी के बीच में संबंध दिखाने का काम कर रहा है। वैसे ही हम एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है महेश सुरेश का पुत्र है, तो महेश और सुरेश के बीच का संबंध किससे पता चल रहा है, पुत्र, ये जो वर्ड है इसके द्वारा, पुत्र शब्द के द्वारा। मतलब महेश सुरेश का क्या है पुत्र है, तो महेश का संबंध सुरेश से किस चीज का है, पुत्र का है। तो यहाँ पे जो पुत्र वर्ड है किसको दिखा रहा है, संबंध बता रहा है किसका, महेश का सुरेश से। वैसे ही एग्जाम्पल 4 की बात करें तो सीता गीता की बहन है, तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि सीता गीता की बहन है तो यहाँ पे सीता और गीता के बीच किस चीज का संबंध है, बहन का। तो यहाँ पे जो बहन है ये क्या है, सीता और गीता के बहन जो शब्द है सीता और गीता के बीच के संबंध को दिखा रहा है। वैसे ही अगर एग्जाम्पल नंबर 5 की बात करें तो कहते हैं त्रिभुज एबीसी त्रिभुज PQR के समरूप है। तो यहाँ पे जो क्या पता चल रहा है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR के बीच संबंध कैसा है, तो समरूप का है। मतलब ये जो समरूप वर्ड है ये ए बी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज PQR के बीच क्या दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है।
क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करें तो क्या है, 25 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पे जो से विभाज्य वर्ड है ये क्या कर रहा है, 25 और 5 के बीच संबंध दिखाने का काम कर रहा है। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि 25 जो है 5 से क्या है, विभाज्य है। तो यहाँ पे जो से विभाज्य शब्द आया है क्या कर रहा है, 25 और 5 के बीच संबंध दिखा रहा है। वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 7 की बात करें तो क्या है, 15 7 से बड़ा है। तो यहाँ पे 15 और 7 के बीच में संबंध कौन दिखा रहा है, से बड़ा वर्ड। तो ये क्या हो गया, ये से बड़ा जो है 15 और 7 के बीच संबंध दिखाने का काम कर रहा है। तो यही था अब रिलेशन के बारे में, जो सेट से संबंधित प्रॉपर डेफिनेशन है उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आया होगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट, आज के वीडियो में हम लोगों ने मेन टॉपिक जो था वो जिसको कवर किया वो था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग क्या करेंगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन देते हैं कमेंट बॉक्स के लिए। यदि ए सेट है, ए सेट 1 2 है और बी सेट 3 4 है, तो आपको बताना है कि ए क्रॉस बी कितना होगा और बी क्रॉस ए कितना होगा। तो इसके आंसर को आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो if you like this video, please like it, share it and subscribe our YouTube channel. Thanks for watching this video. See you in the next video. Thank you so much.